प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के अध्याय 1 में वर्णित सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार साहित्यकार प्रेमचंद का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। साहित्यकार प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में हुआ। आइए प्रेमचंद के बारे में हम बिंदुवार जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। आपका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। मैट्रिक पास करने के पश्चात आपने अध्यापन कार्य करना प्रारंभ कर दिया। स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की और बीए तक की शिक्षा उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से ही ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। जैसे कि उनके हृदय में देशभक्ति की भावनाओं का ज्वार ठाठे मारता था, उनका हृदय पूरी तरह से राष्ट्र प्रेम के भाव से भरा हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की, बाद में हिंदी में लिखने लगे। आपने नवाब राय के नाम से पहले उर्दू में लेखन कार्य प्रारंभ किया और उसके पश्चात आपने हिंदी भाषा में भी लेखन कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। आपने समाज को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखा है और समाज में रहने वाले किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था से संबंधित कुरीतियों का आपने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को स्वांतः सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। वे मानते थे कि साहित्य सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। केवल अपने मन का अनुरंजन करना, अपने मन को प्रसन्न करना, केवल स्वांतः सुखाए, इस बात को वे नहीं मानते थे, बल्कि प्रेमचंद ऐसा मानते थे कि साहित्य के माध्यम से सामाजिक क्रांति की जा सकती है, सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। समाज की जितनी भी स्थितियां परिस्थितियां हैं उनको सूक्ष्मतम दृष्टि से देखकर, बहुत ही पैनी दृष्टि से देखकर अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने इन सब बातों को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ है। यदि हम उनकी रचनाओं की कथा संगठन की दृष्टि से देखें तो वे बेजोड़ हैं। उनकी रचनाओं में चरित्र चित्रण भी बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही जीवंत तरीके से किया गया है। कथोपकथन आदि की दृष्टि से भी उनकी रचनाएं अपने आप में अद्भुत है, बेजोड़ है। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इनकी विशेषता है, जिसने हिंदी कथा भाषा को एक नया आयाम दिया है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान माना जाता है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ उर्दू की रवानी इसकी एक खास विशेषता मानी जा सकती है, जिसने हिंदी कथा भाषा को एक नया आयाम दिया है। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं। उनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है मानसरोवर, यह 8 भागों में है। गुप्तधन, यह 2 भागों में रचित है। उनके द्वारा रचित उपन्यासों में निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान प्रमुख है।
उनके द्वारा रचित उपन्यासों में निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन एवं गोदान प्रमुख है। नाटक जो उनके द्वारा रचे गए हैं उनमें करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी प्रमुख है। उनके द्वारा जो नाटक रचे गए हैं उनमें करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी है। 3 खंडों में साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का एक संग्रह उनके द्वारा रचा गया है जिसका शीर्षक है विविध प्रसंग। उनके द्वारा साहित्यिक निबंध रचे गए हैं जिसका शीर्षक है कुछ विचार। संपादन का कार्य भी उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। सूरदास की झोपड़ी के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। उनका एक बहुचर्चित उपन्यास है जिसका शीर्षक है रंगभूमि। इस रंगभूमि का एक अंश सूरदास की झोपड़ी है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। यानी एक जो अंधा व्यक्ति है, एक दृष्टिहीन व्यक्ति है, वह पूरी तरह से दृष्टि नहीं होने के कारण बेबस और लाचार जीवन जीने के लिए विवश होता है। लेकिन सूरदास अंधा होने के बावजूद भी, यानी दृष्टिहीन होने के बावजूद भी, वह बेबस और लाचारी से भरा हुआ जीवन नहीं जी पा रहा है। यानी उसका जीवन, सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कहीं अधिक आहत है भैरव और जगदर द्वारा किए जा रहे अपमान से, उनकी ईर्ष्या से। सूरदास की परिस्थितियां बहुत अधिक मात्रा में खराब है। उसकी झोपड़ी जला दी जाती है, जीवन भर की उसकी संचित पूंजी चुरा ली जाती है। लेकिन वह इनसे भी ज्यादा दुखी है कि जगधर और भैरव लगातार उसका अपमान करते हैं और वे उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने भैरव सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है। किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से, बीच बचाव करने से वह उसे मार नहीं पाता। भैरव अपनी पत्नी सुभागी को मारना चाहता है, लेकिन सुभागी दौड़कर सूरदास की झोपड़ी में आ घुसती है। वहां पर सूरदास सुभागी को भैरव द्वारा मारने पीटने से बचा लेता है। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। सारा मोहल्ला सूरदास और सुभागी के चरित्र पर लांछन लगाता है। जगधर और भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि सुभागी और सूरदास का चरित्र ठीक नहीं है। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोया। भैरव को उकसाने और भड़काने में जगधर की प्रमुख भूमिका रही। जगधर की प्रमुख भूमिका भैरव को उकसाने में रही, उसको भड़काने में रही। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, जबकि जगधर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। जगधर तो केवल खोमचे द्वारा ही घूम घूम कर अपना माल बेचता है और जो कुछ थोड़ा बहुत उसको प्राप्त होता है उसी से वह अपने जीवन का निर्वाह करता है। भैरव की बहुरिया यानी सुभागी पर जगधर नजर भी रखता था और जो भैरव की पत्नी है सुभागी, उस पर जगधर बुरी नजर भी रखता था। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। अब तो भैरव का दिल द्वेष और ईर्ष्या के भाव से जलने लगा और वह इस अपमान का बदला लेने का मौका तलाशने लगा। उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूर्य को रुलाएगा, तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। भैरव का तो हृदय ईर्ष्या के भाव से भरा हुआ था, ईर्ष्या से वह जल रहा था। उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि जब तक वह सूर्य यानी सूरदास को रुलाएगा नहीं, तड़पाएगा नहीं, तब तक उसके कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी, यानी तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई, भोज भात बिरादरी को कहां से
देगा। भैरव सूरदास पर नजर रखने लगा। अंततः उसके रुपयों की थैली उठा ले गया। भैरव ने सूरदास के द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन जो गठरी में रखा हुआ था उसे चुरा लिया और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। जब मिठवा सूरदास से पूछता है कि यदि कोई उसकी झोपड़ी को 100 लाख बार आग लगा देगा तो वह क्या करेगा, तो भी वह पुनर्निर्माण की बात करता है। वह कहता है कि वह 100 लाख बार अपनी झोपड़ी को फिर से बनाएगा। इसलिए वह मिठवा के सवाल, जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे तो के जवाब में दृढ़ता के साथ उत्तर देता है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। सूरदास की झोपड़ी में दलित व शोषित जनों की व्यथा अंकित है। सत्ता और पूंजी के गठजोड़ से सूरदास के झोपड़े में आग लगा दी जाती है। ऐसे समय में गांव का वह पूरा समूह जो सूरदास के विरोध में है, एकजुट होकर सामने आता है। इस पाठ की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सूरदास जैसे लाचार और बेबस व्यक्ति की जिजीविसा और उसके संघर्ष का अनूठा चित्रण किया गया है। जैसा कि सूरदास एक बेबस और लाचार व्यक्ति है, एक बेबस और लाचार व्यक्ति की जिजीविसा का यानी जीवन जीने की प्रबलतम इच्छा का और उसके संघर्ष का इस में बहुत ही खूबसूरती से, अनूठेपन से इस चीज का चित्रण किया गया है। यानी सूरदास जैसे लाचार और बेबस व्यक्ति की जिजीविसा एवं उसके संघर्ष का अनूठा चित्रण हुआ है। यह पाठ भारत के पूर्वी अंचल का अच्छा चित्र खींचता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का अंश, जिसका शीर्षक है सूरदास की झोपड़ी, के रचनाकार साहित्यकार प्रेमचंद का परिचय प्राप्त किया है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का अंश, जिसका शीर्षक है सूरदास की झोपड़ी, से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।